हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक हम आगे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, अब आप अपने प्लानिंग प्रेमाइसेस हमने स्टार्ट किया था। प्लानिंग प्रेमाइसेस में हमने देख लिया था कि प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होते हैं। ऐसे बेसिक असम्पशंस जो कि क्या होते हैं, जब आप प्लानिंग इम्प्लीमेंट करेंगे तब वो बेसिकली रहेंगे। ठीक है। अब ये जो प्रेमाइसेस हैं ये हम तीन तरह के देख सकते हैं: एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेमाइसेस, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रेमाइसेस। ठीक है। अब इस तरह से आपके जो प्रेमाइसेस हैं एक एक करके देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेमाइसेस। रिकॉर्डिंग तो बंद करो। कर दी क्या आपने रिकॉर्डिंग बंद? नहीं सर। तो देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेमाइसेस की बात करें तो ऐसे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में रहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, जो जिनके कारण आप आगे के फ्यूचर के कोर्स को डिसाइड कर सकते हो। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके? जैसे सेल्स फोरकास्ट हुआ, आपके कैश फ्लोज कितने होंगे, कैपिटल बजटिंग कितना है आपका, एक्सपेंडिचर आप अगर एडवर्टाइजमेंट पे करना जा रहे हो तो कितना होगा। ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो ये आपके होगा कि आपकी ये इंटरनल प्रेमाइसेस है। इंटरनल प्रेमाइसेस मतलब ऐसे फैक्टर्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बेसिस पर आप आगे के मैनेजरियल डिसीजंस लोगे। एक्सटर्नल प्रेमाइसेस कौन से हो गए आपके? जो आपके सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस को डील करते हैं, वो क्या हो गए आपके एक्सटर्नल प्रेमाइसेस। ठीक है। जहां पर कि अब आप जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर कुछ चेंजेस आए, टैक्सेशन में कोई चेंजेस आए या सब्सिडीज मिल रही हैं, तो उस कारण जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या हो गए आपके एक्सटर्नल प्रेमाइसेस। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कंट्रोलेबल एंड सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस। तो यहाँ पर कंट्रोलेबल कौन से हो गए? ऐसे फैक्टर्स जो आप कंट्रोल में कर सकते हो, ऐसे फैक्टर्स जो आप जिन पे आपका कंट्रोल है। अब ऐसे कौन सी चीजें हैं? आपकी इंटरनल पॉलिसीज, आपकी क्रेडिट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, प्रोजेक्ट्स, रूल्स। तो ये जो है जो आपने ही बनाए हुए हैं। ठीक है। जिन जो सिर्फ आप ही बना सकते हो, उन पे आपका कंट्रोल है। तो वो सारी चीजें क्या हो गई? कंट्रोलेबल प्रेमाइसेस। सेमी कंट्रोलेबल मतलब पार्टली आपके हाथ में है, पार्टली नहीं है। जैसे लेबर यूनियन, लेबर टर्नओवर, मार्केट स्ट्रेटेजीज जो है, ये क्या हो गई आपकी? ये आपके सेमी कंट्रोलेबल में आते हैं। ठीक है। मार्केट का जो मार्केट में फर्म का शेयर है, वो आप आधा आप पे डिपेंड करता है, आधा मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। यूनियन मैनेजमेंट के रिलेशंस हैं, वो आधा आप पे और आधा यूनियन जो सोचती है उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये जो है ये क्या है? सेमी कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। तीसरा आ गया अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल मतलब जो आपके हाथ में ही नहीं है, जैसे वॉर, स्ट्राइक्स, इनोवेशंस, इमरजेंसी लेजिस्लेशंस, ये सब क्या हो गए? ये आपके अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस। तो इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको कुछ है ना, बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर फैक्टर किस में आता है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ये आपका सेमी कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है, कौन सा आएगा, तो वो आपको बताना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इंटरनल मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चीज है। ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जो इंटरनली एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपके इंटरनल हुए। जो एक्सटर्नल के लिए हैं वो बाहर के फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। नेक्स्ट है कंट्रोलेबल, तो जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है। क्रेडिट पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, तो वो हो गए कंट्रोलेबल। सेमी कंट्रोलेबल, लेबर यूनियन रिलेशनशिप्स, लेबर टर्नओवर हो गया, मार्केट का में फर्म का शेयर जितना है, वो सब चीजें हो गई।
अनकंट्रोलेबल मतलब ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज के कारण जो भी वॉर, स्ट्राइक्स, इमरजेंसी, इनोवेशन हो रहे हैं, तो वो सब क्या होगा, आपके अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस। नेक्स्ट है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रीमाइसेस। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रीमाइसेस क्या होगा? टेंजिबल प्रीमाइसेस मतलब जिनको आप देख सकते हो, ठीक है, फिजिकल टर्म्स में आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे लेबर को हमने कोई टारगेट करके दे दिया कि एक पर्टिकुलर टारगेट तक आपको, आज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 500 यूनिट्स आपको बनाने, तो लेबर आवर्स हो गए वो, प्रोडक्शन यूनिट्स हो गए, वो टेंजिबल में आ गए। इनटेंजिबल कौन से हो गए? पब्लिक रिलेशंस है, इमोशंस है, गुडविल है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, ये क्या हो गए? इनटेंजिबल प्रीमाइसेस। जिन्हें आप देख सकते हो वो गए टेंजिबल, जिनको वो क्वांटिफाई कर सकते हो वो टेंजिबल हो गए, जिनको नहीं कर सकते हो वो क्या हो गए? इनटेंजिबल प्रीमाइसेस। तो इसके साथ हमने आज प्लानिंग में बहुत सी चीजें कवर की हैं, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, उसके बाद वो उसको इफेक्टिव करने के कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, उनमें अप्रोचेस कौन से हैं, तो 4 तरह के अप्रोचेस देख लिए हमने, टाइप्स ऑफ प्लान्स देख लिया, और उसके बाद लास्ट टॉपिक देखा प्लानिंग प्रीमाइसेस। जैसे प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स। अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। बेसिक लाइन जो ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करती है ना, वो ये है, और इसी के बेसिस पे आपको ये याद रखना ही है ये लाइन, क्योंकि आपको ये सेम टू सेम लाइन स्टाफिंग में भी और कहीं 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 अलग अलग जगह मिलेंगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली ये लाइन होगी तो वो ऑर्गेनाइजिंग ही है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो क्या करते हैं, हमने ऊपर क्या किया, प्लानिंग में तो अपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए और प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी। पर आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सिर्फ प्लान किया है, उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने के लिए उन सारे रिसोर्सेज को असेंबल करना जरूरी है। अभी इट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बी इट ह्यूमन रिसोर्सेज, आपको दोनों रिसोर्सेज को साथ में लाना है, साथ में लाना है, उनको साथ में यूज करना है, अरेंज करना है। तो अब उसमें आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे और सब डिवाइड करोगे। वर्ड्स का ध्यान रखना, डिवाइड एंड सब डिवाइड। किसको? ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और उनको ग्रुप्स में अरेंज करना, उनको एक ग्रुप में अरेंज करना। ग्रुप मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना, और डिपार्टमेंट के ऊपर किसको बना देंगे? एक मैनेजर बना देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट? इट इज डिवाइडिंग, डिफाइंड एज द डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, एंड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस, जो इसमें आता है, बाकी सारे डेफिनेशन छोड़ दें। ओरिएंटेशन और ये सब तो हम पढ़ने ही वाले हैं आगे, ठीक है, ये इन्होंने अलग से ही दे दिया, ये सारी चीजें ना ओरिएंटेशन और इसकी, ये आगे आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले आता है काम को आइडेंटिफाई करना। पहला स्टेप है वर्क लोड कितना होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका वर्कलोड कितना है, ठीक है। अगर हमारा हेडक्वार्टर्स है तो उसका वर्कलोड अलग है, अगर हमारा एजेंसी ऑफिस है या हमारा स्मॉलर यूनिट है तो हमारा क्या अलग अलग तरह का वर्कलोड हो सकता है। तो वर्क कितना है, काम कितना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा काम करना है, कितने लोगों को हमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द वर्क टू बी परफॉर्म। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड डेलिबरेटली टू अचीव सम गोल्स, एंड ये जरूरी है कि आप जो काम करने वाले हो उसको डिवाइड और सब डिवाइड करो, क्योंकि एक बंदा पूरा ही काम नहीं कर सकता। और क्योंकि मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है तो उनको क्या है, उनको अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में भी उनको ध्यान रखना पड़ता है, तो जो छोटे फैक्टर्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करके अलग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रुपिंग द वर्क। ग्रुपिंग द वर्क में आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जो सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सेल्स और मार्केटिंग हमने एक रख ली, परचेज अलग कर दिया, फिनेंस अलग कर दिया, ठीक है। प्रोडक्शन और परचेज को भी आप एक घड़ी रख सकते हो साथ में। तो यहाँ पर जो सेम एक्टिविटीज है उनकी ग्रुपिंग करके उनको डिपार्टमेंट में बदल देना, और उस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर बना देना, वो हो जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन की साइज पे डिपेंड करता है कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो कम डिपार्टमेंट्स में ही काम चल जाता है, बड़ी है तो हर मतलब थोड़ा बड़ा ही तामझाम हो जाता है, बड़े डिपार्टमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं, ज्यादा वर्कलोड लेना पड़ता है, वर्क फोर्स को भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। कितनी बार आया है ये वाला, इस पे क्वेश्चन आया है कि ये जो चीज है ये आपकी कौन से फंक्शन में आती है, किसका प्रोसेस है ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है या प्लानिंग का है या स्टाफिंग का है या रिक्रूटमेंट का है। ठीक है। फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, जहाँ हमारे एक से ज्यादा हमारे डिपार्टमेंट्स हैं तो किसको किसके नीचे क्या किसको वर्क करना है, उसकी ड्यूटी क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसको अगर काम करके देना है तो कब तक करके देना है। तो वो सारा टाइम लिमिट जो है और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस जो है वो सब आपको इधर ही करना है ऑर्गेनाइजिंग में। आपको रिपोर्टिंग में ये बताना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके इमीडिएट बॉसेस कौन होंगे, ठीक है, और उनके सुप्रीम बॉसेस कौन है। तो उसके बाद हम सारी रिलेशनशिप्स जब हम बताते हैं तो हम उसके साथ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो उस काम के साथ आती है वो भी बतानी होगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट इवेलुएशन एंड कंट्रोल। तो भाई ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है ना, ये आपका किसके काम आता है। आपने रिसोर्सेज को इकट्ठे कर लिया, काम शुरुआत कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर लिया। अब आप क्या करोगे, काम करवाना स्टार्ट करोगे। जब आप काम करवाओगे तभी आप मॉनिटर करोगे, परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, इवेलुएट करोगे और फिर क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। ठीक है। फिर है नेक्स्ट डेलीगेटिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी डेलीगेट करना। अथॉरिटी डेलीगेट क्यों करनी है, क्योंकि आपको काम करवाना है ना। अगर आप जितना काम आपको करवाना है ना उतना आपको डेलीगेटिंग अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ती है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी भी है आपने दी है, ठीक है, उसको अगर आपने प्रॉपर अथॉरिटी नहीं दी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाए। सेम विद अथॉरिटी के, अगर आपने अथॉरिटी दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है तो उसका तो कोई फिर यूज ही नहीं अथॉरिटी। तो इस तरीके से अथॉरिटी डेलीगेट करना भी बहुत जरूरी है। डेलीगेशन हमने क्या देखा था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, जब आप अपने जो रूटीन के काम है उसको डेलीगेट करते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि जो सुपीरियर्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर सकें, जो उनका मेन काम है वो अच्छे से कर सकें। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन हर एक बेसिक फंक्शन जो है मैनेजमेंट का उसका एक इनहेरेंट पार्ट है। ठीक है। कोई भी आपका जो डिपार्टमेंट है, कोई भी फंक्शन हम अभी तक पढ़ रहे हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, ये सारे जो है ये कोऑर्डिनेट अगर आपने नहीं किया तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कोऑर्डिनेशन आपका बेसिकली बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग, ठीक है। अब स्टाफिंग में हमको, ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। स्टाफिंग का मतलब तो हमें पता है, ठीक है। इसका मतलब बहुत बार रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इन सब में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ये लाइन आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि स्टाफिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग द कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट पीपल। ऑब्टेन करना और मेंटेन करना मतलब लोगों को हायर करना और उनको मेंटेन भी करना, उन कॉम्पिटेंट लोगों को, कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे। ये भी क्या है, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टाफिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ obtaining and maintaining capable and competent people to fill all the positions from top to operative level। ऊपर से लेके नीचे तक आपको कितने कितने लोगों की जरूरत है, कौन कौन से पोस्ट पे आपको स्किल्ड चाहिए, कितने आपको अनस्किल्ड चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब डिफाइन कहाँ करते हैं, हम स्टाफिंग में करते हैं। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाले वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ठीक है।
आगे हम चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्यों करना पड़ता है आपको? काम करने के लिए स्टाफ तो चाहिए ना बच्चे। अगर स्टाफ नहीं होगा तो आप काम सारा तो एक बंदा नहीं करेगा। और उनमें से भी आप कोई जैसे अगर आप डिपार्टमेंटल हेड्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें भी हमें मैनेजर्स जो चाहिए वो कैसे चाहिए? कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड लोग चाहिए, जिससे कि आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है उसको फिक्स कर सकते। क्या इतना तो ग्रोथ हो ही जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सही लोगों को सही जगह के सही जॉब्स जो है वो देना, वो है स्टाफिंग का बेसिक काम। ठीक है। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स इन फ्यूचर। अगर आपको कहीं आगे जाकर अपना कोई ऑफिस कहीं और किसी सिटी में खोलना है, तो वहां पर आपको कितने लोगों की कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट्स में जरूरत पड़ेगी, उनके एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उनका वर्क जॉब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सब आप इसमें स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स में ही देखते हो। नेक्स्ट, इट प्रिपेयर्स द पर्सनल टू ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें अगर मालूम पड़ गया कि भाई हमारे जो है अंदर के जो लोग हैं वो प्रमोट करके अगर हम ऊपर तक ले जा सकते हैं, ठीक है, और इनको ही हम आगे क्या कर सकते हैं, टॉप में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टाफिंग के अंदर, और इनको प्रमोशंस के द्वारा या ट्रांसफर्स के द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशंस देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए पता करना। अगर आपको पता है कि आपके जो वर्कलोड है, कितना काम है, आपको पता है कौन कौन से लोग वो काम करेंगे, ये भी पता है, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोगों को हम बोल रहे हैं, जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि इनको अपॉइंट करेंगे, क्या वो पर्टिकुलर लोग ट्रेन्ड हैं, क्या वो डेवलप्ड है इतना कि न्यू टेक्निक्स को इनहेरिट कर सकें, सीख सकें, लर्न कर सकें। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी आपको अगर जगह बनानी है तो यहीं पे हो सकता है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। एग्जिस्टिंग, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो अभी तक काम चल रहा है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है और इससे ज्यादा मुझे लोग नहीं चाहिए, आप जितने लोग हैं उनसे ही अगर आप अच्छी कैपेसिटी से, पूरी कैपेसिटी से सारे लोग अगर काम करें और मेरा काम हो जाए, तो ये हमको आगे लोगों की दरकार नहीं है। इट एंश्योर्स एडिकेट एंड इक्विटेबल रिम्यूनरेशन ऑफ वर्कफोर्स। हम ये देख लेते हैं कि कौन से बंदे कितना काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और जिनका अच्छा है और डिजायर्ड है उनको हम ज्यादा दे रहे हैं, और जिनको जो कि ज्यादा अच्छे नहीं है तो उनको ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीजें करते हैं, अपने मैन पावर से होने वाले अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, ट्रांसफर है, प्रमोशंस है, किसी का रिटायरमेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, या हमारे जो लेबर टर्नओवर अगर ज्यादा है तो वो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें पता करने के लिए स्टाफिंग जो है आपका बेसिक फंक्शन होता है। अब इसके प्रोसेस की तरफ चले अगर हम, ठीक है, इसके प्रोसेस में क्या देखेंगे, सबसे पहले आ रहा है आपका मैन पावर प्लानिंग। अभी हमने ऊपर देखा था कि आपको देखना है कि आपका वर्कलोड कितना है, आपका काम कितना है, और उसके बेसिस पे आपको कितना वर्क फोर्स चाहिएगा। ये देखकर आप जब क्या करते हो, मैन पावर प्लानिंग करते हो। मैन पावर प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ये जो प्लानिंग है ना, ये कितने तरह की होनी चाहिए आपकी, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिटरमिन करने हैं, लोगों का स्किल और एक्सपर्टीज, जो आपको एक पर्टिकुलरली किसी एक पोस्ट पे हमें लोगों का एक एक्सपीरियंस चाहिए, तो कितना चाहिए, उसमें क्या स्किल होना चाहिए, ये हम पता कर रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई बंदा प्रेजेंटली है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि हमें बाहर से लाना पड़ेंगे, वो आपको देखना है। डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान्स टू मीट द एंटिसिपेटेड ह्यूमन रिसोर्स नीड। अगर आपको लग रहा है कि आपके फलाना किसी ऑफिस में आगे हो सकता है 1-2 महीने में आपको 2-4 लोगों को रिक्रूट करना पड़े, तो उसके लिए तैयारी क्या करोगे, यहीं से करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि मैन पावर प्लानिंग सबसे पहला स्टेप है स्टाफिंग का, जहां हम देखते हैं कि
हमारे वर्कलोड से मैच करते हुए हमारे जो वर्किंग स्टाइल है, हमको जितना एक्सपीरियंस चाहिए बंदे में, जितना क्वालिफिकेशन और स्किल चाहिए, उसके बेसिस पर कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में एट प्रेजेंट हैं और कितने आपको चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। अब आपने ये तो देख लिया कि भाई मेरे को मान लीजिए 4 पोजीशंस पे लोग चाहिए। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने एक रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ना, ये बहुत बेसिक है। इट इन्वॉल्व सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ पीपल फ्रॉम विच क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर जॉब वैकेंसीज कैन बी सिलेक्टेड। ये बहुत ही बेसिक आपका इसके अंदर रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन दिया है। लोगों को, बहुत सारे लोगों में से इफेक्टिव और बढ़िया लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना, कि वो यहाँ आकर काम कर सकें, टिक सकें, रह सकें, तो वो सब क्या होता है, रिक्रूटमेंट। थर्ड है आपका सिलेक्शन। अब आपने रिक्रूटमेंट के लिए सबसे जो एप्लीकेशंस तो मंगवा ली। ठीक है, एप्लीकेशंस आ गई। अब उसमें से आप सिलेक्ट करोगे कि कौन से एप्लीकेंट्स को रखना है और किनको नहीं रखना है। इसका एक पूरा प्रोसेस है जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सिलेक्शन का भी क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि आज ही क्लास में हमने प्लानिंग का प्रोसेस भी देखा है, ऑर्गेनाइजिंग का भी देखा है, और तीसरा अभी हम देख रहे हैं स्टाफिंग का प्रोसेस। आगे आएगा सिलेक्शन का प्रोसेस, आगे आएगा ट्रेनिंग का प्रोसेस। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है देखना। ठीक है। तो सिलेक्शन जो है, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग जो है वो अपने आप में पूरे मैनेजमेंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्टाफिंग प्रोसेस है। और स्टाफिंग प्रोसेस में भी सिलेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, स्टेप है। अब यहाँ पे सिलेक्शन में हमें क्या देखना है कि इतने सारे लोगों से हमने रिक्रूटमेंट तो मंगवा लिया, एप्लीकेशंस तो मंगवा ली, किनको सिलेक्ट करना है, किनको और रिजेक्ट करना है किनको। तो यहाँ पर क्योंकि आपके गोल लाइंस क्या हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है जॉब को लेके, वो सब चीजें आप मैच करके जॉब से, और फिर आप उस बंदे को रखोगे, सिलेक्ट करोगे। अब आपने क्या किया, सिलेक्शन के बाद क्या करना है, आपको ट्रेनिंग करनी है। कितनी बार आपने सुना होगा कि कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं कॉलेजेस में। फ्रेशर्स जो होते हैं, जिनको काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग देकर और फिर अपॉइंट किया जाता है फर्दर। तो ट्रेनिंग भी मस्ट होती है, जो आपको आपकी जॉब के अकॉर्डिंग क्या स्किल्स आप में होने चाहिए वो बताते हैं। ठीक है। लास्ट हमारा आ रहा है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट क्या होता है, रैंक को असाइन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना इंडिविजुअल। ठीक है। असाइनिंग रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्यों जरूरी है, कि भाई आपने क्या किया, ऊपर एक बंदे से रिक्रूटमेंट मंगवाया, सबसे रिक्रूटमेंट मंगवाया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसमें से सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद ट्रेनिंग करवा दी। ट्रेनिंग करने के बाद जब बंदे का पहला दिन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या कर रहे हो, उसको रैंक दे रहे हो, किस काम पे वो किस पोस्ट पे काम करेगा। ठीक है, उसकी अथॉरिटी कितनी होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी, उसकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कितने होंगे, ये सब देखने के लिए प्लेसमेंट किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि वो बंदा सुटेबल है जॉब के लिए, और वो करने वाला है काम और आ रहा है, करेगा, तो यहाँ पर पहले ही दिन क्या किया जाता है, प्लेसमेंट की बात की जाए। ठीक है, रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना। नेक्स्ट इससे मिलता जुलता टर्म आता है इंडक्शन। इंडक्शन या ओरिएंटेशन क्या होता है, कि जब आपने किसी बंदे को सिलेक्ट कर लिया, तो ऑर्गेनाइजेशन से उसको फॉर्मल तरीके से मिलाना। आजकल तो ऑनलाइन इंडक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस बंदे से, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं, कब से बनी है, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, या फिर उनका काम क्या है, बेसिक काम कहाँ फैला हुआ है, कोर बिजनेस कौन सा है, ये सब की चीजों की जानकारी देना, वो होता है इंडक्शन। इंडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि भाई अगर प्रॉपर इंडक्शन है तो मेरा प्रॉपर वेलकम किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में। जब मेरा वेलकम किया गया मतलब मेरी कोई वैल्यू है, और अगर उस वैल्यू की
कीमत वो भी समझते हैं, तो मैं भी समझता हूँ कि मुझे भी काम अच्छे से करके दे रहे हैं। ठीक है। तो अब ये सेंस लाने के लिए ही एक इंडक्शन लाया गया। तो इंडक्शन का दूसरा नाम क्या है? ओरिएंटेशन। क्या नाम है? ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके जो पूरा प्रोसेस है किसका, स्टाफिंग प्रोसेस का। पहला है मैन पावर प्लानिंग, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं। सेकेंड है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, बहुत सारे पूल ऑफ पीपल से हम क्या अट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से आकर काम कर सके, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। तो ये सबसे क्रिटिकल प्रोसेस है, क्रिटिकल स्टेप है पूरे स्टाफिंग प्रोसेस का। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। तो हमने जिन बंदों का सिलेक्शन किया उनको ट्रेनिंग भी देनी है। प्लेसमेंट मतलब आप जो एम्प्लॉय को आप रख रहे हो उसको रैंक असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी असाइन करना, वो होता है प्लेसमेंट। नेक्स्ट है इंडक्शन। तो इंडक्शन का ही सेकेंड नाम है ओरिएंटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, बंदे का बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं जॉब के साथ भी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से आ जाना चाहिए समझ में, ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी या नहीं आपको समझ आई। नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने अभी क्या देखा, ये फर्स्ट मैन पावर प्लानिंग तो इतना ही है आपके इसमें। अभी हम रिक्रूटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम सिलेक्शन देखेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग देखेंगे, ट्रेनिंग के टाइप्स देखेंगे, फिर प्लेसमेंट देखेंगे, इंडक्शन। ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, दो तरह के सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है। इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं? जब हम एम्प्लॉयज को पेरोल पर रखते हैं, उन एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं नॉर्मली, देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी हो गई है, या तो किसी एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, या वो रिटायरमेंट पे है, या वो आउटडेटेड हो गए हैं, तो उनकी जगह हमें किसी और को रखना है। ठीक है। तो अब हम क्या दो तरीकों से रख सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? ट्रांसफर और प्रमोशंस। ट्रांसफर और प्रमोशंस। ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया, या फिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कर दिया, वो आपका ट्रांसफर हो गया। प्रमोशंस क्या कर रहे हैं, प्रमोशन का मतलब आप क्या कर रहे हो, वर्टिकल उसको बंदे को हायर पोस्ट पे अपग्रेड कर रहे हो, उसकी सैलरी बढ़ा दे, तो वो हो जाता है प्रमोशन। तो ये दो तरीके होते हैं इंटरनल सोर्सेज के पास, जहां से कि आप ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। अब इन्होंने इसके कुछ एडवांटेजेस बताए हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस बताए हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अगर आपने रिक्रूटमेंट अंदर से ही कर रहे हो, अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को रिक्रूट करके और आगे ट्रांसफर और प्रमोशन से आप अपने जो हायर पोस्ट है उनको फिल कर रहे हो, तो यहाँ पर लोग बाग इंकरेज होंगे ना कि हम भी अगर अच्छे से काम करेंगे तो एक दिन हम भी ऊपर के पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि सही लोग कौन से हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है एम्प्लॉयज का वो तो कंपनी के पास ही है। ठीक है। तो आप उनसे काम, मतलब आपको पता है कि किसी बंदे में क्या स्किल है, उसकी वीकनेस क्या है, आपको सब पता है। तो यहाँ पर अगर हमें किसी वेकेंट पोजीशन है हमारे पास, तो राइट लोगों को चूज करने में हमें हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, अगर आपको इनको इनको क्या थोड़ी ट्रेनिंग देकर ही आप क्या करवा सकते हो, बंदों को
उस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी जगह जहां भी आपने सोचा है वहां पर काम करने का बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप लिटिल ट्रेनिंग जो है उससे देकर ही आपको आपके ऑपरेशन समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक भी बंदा हमारे साथ ही काम कर रहा था, उसको वर्क कल्चर, वर्क एक्सरसाइज कैसे चल रही है, क्या सिस्टम है, ये सब पता है। तो आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं, थोड़ा ट्रेनिंग देके आप उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपेंडिचर होता ही नहीं ना, ट्रांसफर और प्रमोशन से ही हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें कौन सा बंदा चाहिए। जब वो सिचुएशन, वो जो आपकी वैकेंसी है वो फिल हो जाती है उसी से, तो हमें एडवर्टाइजमेंट देने की थोड़ी जरूरत है यहाँ। इंटरनल में, इंटरनल रिक्रूट में सबसे पहले क्या है और जरूरी क्या है कि एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो हाई हो जाता है। ठीक है? क्योंकि आउटसाइडर्स जो है, उनको लगता है कि यार कंपनी जो है हमारी कीमत समझती है, और इसलिए अगर हम अच्छे से मन लगा के काम करेंगे तो एक दिन हम भी हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपने अगर मान लो पुराने लोगों को ही रखा और आगे पहुंचा दिया, तो उनके साथ उनकी जो खामियां है ना वो भी आगे पहुंच गई। ठीक है? अगर वो अपडेटेड नहीं है, या वो ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। इनसे क्या होता है कि जिनको, जैसे जो चाटुकार होते हैं या जिनको आदत है कि चापलूस करके आगे बढ़ना, तो वो लोग भी अगर आगे बढ़ जाते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग रन में इतना इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर साइकोफेंसी और फेवरेटिज्म आ जाता है। मतलब लोगों को लगता है कि ये तो मेरे फेवरेट है, तो चलो इसने इतनी बार बोला है, इतना इसने मेरा काम किया है, तो मैं भी इनके ऊपर, मैं भी इसके साथ रह लूं, मैं भी इसका काम कर दूं। तो यहाँ क्या हो जाता है कि हम जॉब को किससे फिल कर रहे हैं? फेवरेटिज्म से, ना कि उसकी क्वालिफिकेशन देख के। तो वो भी एक यहाँ का डिसएडवांटेज है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का स्किल ऑब्सोलेट हो सकता है। ऑब्सोलेट मतलब पुराना हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है। अपडेटेड लोगों को लाना जरूरी होता है ताकि एनवायरमेंट जो है वो हमारा ग्रोथ एनवायरमेंट बन सके। ठीक है? नेक्स्ट है कि यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर आप कब तक लोगों को प्रमोट करके ही, लोगों को प्रमोट करके ही वैकेंसी फिल करोगे। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि इस तरीके से आपके जो लोग हैं वो इनकॉम्पिटेंट बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर तरह का काम कर चुके हैं और अब वो आगे इसमें काम नहीं करना चाहते। तो इस तरह की जो माइंडसेट आ जाती है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सही नहीं रहती। तो ये हमने देख लिया इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस मतलब ट्रांसफर और प्रमोशंस या पेरोल के द्वारा हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आगे की वैकेंसीज जो टॉप लेवल पर है, आगे लेवल पर है, वो हम उससे फिल कर। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेस। नाम से मालूम पड़ रहा है ना कि एक्सटर्नल है, तो कौन कौन से तरह के हो सकते हैं? पहला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैसे होते हैं आपको पता है क्या कुछ? यहाँ पर हम लोगों को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट का हाउस होता है, वहां पे वो एक्सचेंज क्या करता है, डेटाबेस कलेक्ट करके रखता है अनस्किल्ड, स्किल्ड और टेक्निकली स्किल्ड लोगों का। ठीक है? उनका पूरा, अनएम्प्लॉयड का पूरा बेसिस तैयार होता है। अब कंपनीज क्या होती है, उनका कोई रिक्रूटमेंट अगर होता है तो वो क्या इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है और उनसे डिजायर्ड पर्सनल मांगती है। फिर वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं वो आगे उस बंदे को उस कंपनी के पास पहुंचाते हैं। अगर सिलेक्शन हो गया तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस दोनों तरफ से कमीशन कमाते हैं, कंपनी से भी और उस बंदे से। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एक्सटर्नल सोर्स है ये और बहुत पॉपुलर सोर्स है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट्स हमें पता है ना, एडवर्टीजमेंट्स तो आ जाती है, कितनी बार हमने ही देखी। 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसका हमको इतने इतने साल का एक्सपीरियंस है इसमें। सीनियर लेवल के लिए या लोअर मिडिल के लिए मेनली होता है। ठीक है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पर तो हम कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट आपको पता है कि कैंपस रिक्रूटमेंट से क्या होता है, आप बंदों को, फ्रेशर्स को ही ले आते हो और उनको फिर ट्रेनिंग देके आप अपने हिसाब से काम पे रखते हो। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय वॉक-इन्स। वॉक-इन्स का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया भाई, हम अनएम्प्लॉयड है, हमने अपने बहुत सारे रेज्यूमे जो है वो इकट्ठे कर लिए, और जो ऐसी कंपनीज को जहाँ हमें लगता है कि अच्छी गुडविल है और उनको आगे फ्यूचर में हमारी जरूरत पड़ सकती है, उनको हम बांट के आ जाते हैं। आगे उन ऑर्गेनाइजेशंस को कभी ऐसी वैकेंसी कभी भी उनके आती है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं सुटेबल पोजीशंस के लिए। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय वॉक इन्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रेफरल्स।
एम्प्लॉय रेफरल्स का मतलब कि जब हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वर्ड ऑफ माउथ से ही बताते हैं कि फलाना जगह में, फलाना कंपनी में इस पोजीशन के बारे में मालूम पड़ रहा है कि ये खाली है, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गए एम्प्लॉय रेफरल्स, ठीक है, जहां वर्ड ऑफ माउथ से काम चलता है। नेक्स्ट है मिसलीनियस। मिसलीनियस में सबसे दूसरे तरीके कौन से आते हैं आपके? गेट हायरिंग। गेट हायरिंग का मतलब क्या होता है कि आप उस बंदे को वहीं पे ले रहे हो जहाँ पे, जैसे एक पर्टिकुलर दिन हमारी डिमांड बहुत है और हमें ज्यादा लेबर की जरूरत है, या एग्जिस्टिंग लेबर जो है वो नहीं पहुंच पाई, या तबीयत खराब है, कुछ भी रीजन, तो हम गेट पर मौजूद उस टाइम जो भी लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, उनको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए रख लेते हैं, तो क्या कहते हैं? गेट हायर। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम क्या है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और टेक्निकली स्किल्ड लोगों को क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ठीक है। अब आपको होमवर्क में क्या करके लाना है? आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ के आना, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ के आने हैं। जैसे जो हमने इंटरनल के पढ़े थे ना मेरिट्स, वही इसके डीमेरिट्स हैं, ऐसा ही है। नॉर्मल है, इजी है, आप करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटरनल सोर्सेज पढ़ा, जो कि क्या था? ट्रांसफर और प्रमोशंस, और एक्सटर्नल सोर्सेज भी हमने बहुत सारे देख लिए। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिलेक्शन, वो आगे की क्लास में स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर टुडे।